मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भारती साहू आप लोग से टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है एमएससी 4th सेमेस्टर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लेंदी और काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टर स्ट्रक्चर के बारे में और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड से कैसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे प्रोटीन के इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल्स जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। Protein normally consists of thousands of atoms arranged in a 3-dimensional structure that is specific for each of the protein। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो रहता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वो जो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से डिफर करते हैं वो इसी बेस पर डिफर करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें फोल्डिंग कैसे है और उनका अरेंजमेंट कैसे है। वाइल प्रोटीन इज फॉर्म्ड इट फोल्ड itself into complicated 3-dimensional shape. Each protein consists of one folded shape and regularly folds into it. Normally it less than 1 second. प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड है उसको फोल्ड होने में लेस देन 1 सेकेंड का समय लगता है कि वो आपस में कैसे वो फोल्ड हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। The folded shape is the folded shape direct how the protein function and how it perform its interact with other molecule। जो इनकी फोल्डिंग होती है, जो 3 डायमेंशनल शेप और स्ट्रक्चर होता है, वही डिसाइड करता है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन करेगा, उसका बिहेवियर कैसे रहेगा और अदर प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है उसकी फोल्डिंग या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम आज के जो वीडियो लेक्चर के बारे में वो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना होगा कि प्रोटीन में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे अरेंज रहते हैं। तो हम प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन चैन ऑफ अमाइनो एसिड इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द folding in folding in primary structure is called as secondary structure, and the folding in 3 dimensional state is called as a tertiary structure and quaternary structure is refers as a 3D structure of protein that consists more than two polypeptide chain or subunit is called as a tertiary structure। तो हम इन सब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें इसका एनालिसिस पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब कि दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड चैन। Simply, amino acid link together and form a polypeptide chain with the bond of peptide chain. This is called as a primary structure of protein. They are covalently linked by the peptide bond। और जो इसमें अमाइनो एसिड का रेसिड्यू यूज़ हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें उसे हम रेसिड्यूज या फिर मोटेटिव भी बोल सकते हैं। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो हमेशा जो होगा वो स्टार्टिंग अमाइनो एसिड होगा एंड टर्मिनल से, एंड द एंड इज कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, सी टर्मिनल से वो इंड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड बनता है वो COOH बॉन्ड बनता है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करेगा और अमोनिया ग्रुप पार्ट करेगा। लेकिन COOH मतलब COONH मतलब कि जो है आपका कौन सा हो रहा है, इसमें आपका पहला कार्बोक्सिलिक है, तो जो स्टार्टिंग टर्मिनल होगा वो एन टर्मिनल होगा और एन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि लास्ट टर्मिनल जो होगा वो सी टर्मिनल होगा। तो स्टार्टिंग हमेशा एन टर्मिनल से होगा और लास्ट इन कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से होगा। ये आपका सिंपल है। देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये चैन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड and formation of polypeptide chain. This is called as a primary structure of protein. Then secondary structure is a localized arrangement of adjacent amino acid form a polypeptide chain fold
जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उसमें फोल्डिंग हो जाने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इट कंसिस्ट आर 4 टाइप्स: बीटा प्लेट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा बैंड्स। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होते हैं, जो है बीटा अल्फा और बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। लीनियस पॉली प्रपोज सम एसेंशियल फीचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूनिट एंड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। उन्होंने कुछ स्पेशल बातें बताई थी लीनियस ने कि क्या क्या उसमें होता है पॉलीपेप्टाइड चैन में। तो उन्होंने बताया था कि द अमाइड ग्रुप इज रिड एंड प्लेनर एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो अमाइड लिंकेज होता है वो रिड और प्लेनर होता है, इसके कारण उसमें रोटेशन नहीं होता। रोटेशन जो होता है हमेशा कहाँ पर होता है, आपके ये जो आपको दिख रहा है सी अल्फ़ा और सी और अल्फ़ा सी और एन के बीच, और जो अमाइड लिंकेज है एन और एच, इसके बीच में ये जो है रोटेशन नहीं होता। क्यों रोटेशन नहीं होता? क्योंकि ये रेजोनेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक रिड हो जाता है, इसका इसमें रोटेशन नहीं होती। रोटेशन ऑलवेज इन अल्फ़ा सी और अल्फ़ा सी और अल्फ़ा एन के बीच होता है। तो हम अभी डिटेल पढ़ेंगे अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में और बीटा प्लेटेड के बारे में। अल्फ़ा हेलिक्स जैसे आपको दिख रहा है कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, टाइटली पैक्ड होता है, कॉइल्ड होता है एंड बैकबोन कोर होता है। इसमें जो बैकबोन होता है वो पॉलीपेप्टाइड का ही होता है। साइड चेन एक्सटेंडेड टूवर्ड्स, साइड चेन जो होता है वो एक्सटेंडेड टूवर्ड्स मतलब कि बाहर की तरफ रहता है। जो आर ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ रहता है, और इनके जो आपके एक्सेस में रहता है वो एक्सेस में आपका पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, मतलब कि एक्सेस पूरा पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से बना रहता है। आर ग्रुप इसमें साइड में रहते हैं, और इसमें जो स्टेबिलिटी होती है बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो, और उसमें जो फोल्डिंग हो जाती है, तो जो फोल्डिंग होने के कारण उसमें जो स्टेबिलिटी आती है वो स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है उसी के कारण इसकी अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी आती है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच होता है? बिटवीन कार्बोक्सिली ऑक्सीजन, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनके बीच, प्लस एमाइड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन में एमाइड में जो हाइड्रोजन होता है उनके बीच में होता है, उसके बीच ओ और एच के बीच जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी आती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है आपके फर्स्ट से लेकर फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में, मतलब कि एक पहला, देन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के बीच में, फिर 5, 6, 7, 8 के बीच, इस टाइप की जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड के बीच नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच, एंड फर्स्ट सेकंड और 6 के बीच ऐसा आपका स्ट्रक्चर होती है। तो एक फोल्डिंग में होता है 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, और पिच होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम। अल्फा हेलिक्स सेगमेंट आर फॉर्म्ड इन मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक मायोग्लोबिन, ट्रोपोमाइन, इक्ट, मतलब कि ये जो होता है प्रेजेंट होते हैं अल्फा हेलिक्स इन ग्लोबुलर प्रोटीन में। जैसे कि मायोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है वो अल्फा हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर उसमें रहता है। सेकेंड है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड भी सेम ऐसा रहता है, लेकिन बीटा प्लेटेड क्या होता है? बीटा प्लेटेड आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट रीजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटलीस्ट 5 to 10 अमाइनो एसिड। इसमें एक स्पाइरल रिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका अल्फा हेलिक्स बनाया, वो अरेंजमेंट स्पाइरल ना हो के वो टर्न हो जाती है, एक ही जो चेन होती है वो घूम जाती है और बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन करती है। इसमें फोल्डिंग नहीं हो जाती कि वो बस टर्न हो जाती है और एक बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन करती है। द फोल्डिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन असाइड वन अदर टू फॉर्म बीटा शीट्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका चैन ऑफ अमाइनो एसिड जो कि टर्न होकर एक स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उसमें इंटर है, क्योंकि वो चैन के बीच में ही क्या हो रहा था, एक ही चैन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, उनके कारण स्टेबिलिटी हो रही थी। बट बीटा प्लेटेड में एक ही चैन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बिटवीन टू चैन, मतलब कि टू इंटर होती है, इंट्रा और इंटर, मतलब कि वो आपस में ही रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो चैनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यही डिफरेंस है कि उसमें इंटर होता है, उसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इस कारण उसमें स्टेबिलिटी होती है। प्लस इसमें होता है कि ईच बीटा स्ट्रैंड इज फुली एक्सटेंडेड, आर ग्रुप ऑफ एग्जेंस्ट रेसिड्यू पॉइंट इज अपोजिट डायरेक्शन। जो आपका आर ग्रुप होता है वो
जो प्रेजेंट ऑफ आर ग्रुप होता है वो आपका दोनों बाहर की तरफ ही होता है। देख रहे हैं आप रेसिड्यूज जो आर है वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। बीटा शीट आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो बीटा शीट होते हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दैट मीन्स हम जानते हैं कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चैन होता है उसमें स्टार्टिंग रेसिड्यूज होता है एन, और जो लास्ट टर्मिनल होता है वो सी टर्मिनल, एन टू सी। या फिर तो जो पैरेलल साइड, जो पैरेलल बीटा पैरेलल शीट होती है उसमें जो स्टार्टिंग होगा वो आपका एन से ही होगा। दोनों तरफ की जो चेन होती है उसमें स्टार्टिंग होगा आपका एन से स्टार्ट होगा और सी की तरफ सी लास्ट टर्मिनल होगा। मतलब कि दोनों जो चेन होती है उसमें स्टार्टिंग एन और लास्ट सी, स्टार्टिंग एन और लास्ट सी दोनों तरफ से ही सेम होगा, दोनों ही तरफ सेम होगा। लेकिन एंटी पैरेलल में जो चेन होगा उसमें एक चेन में एक तरफ राइट हैंड में एन होगा और लेफ्ट हैंड में एन होगा, मतलब कि डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। स्टेबिलिटी हमने समझ गए कि स्टेबिलिटी बाई हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बैकबोन एटम फ्रॉम एडजेसेंट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के एडजेसेंट मतलब जस्ट बाजू वाले अमाइनो एसिड के साथ जो रहता है उसके कारण उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसमें क्या आती है, वो स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि ये दोनों, ये जो है पैरेलल जो होते हैं उसमें थोड़े स्लाइडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, लेकिन जो एंटी पैरेलल होते हैं उसमें स्लाइड से सीधी हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। There are two axial distance between adjacent residue is 3.5 एंगस्ट्रॉम। जो आपका जस्ट एग्जेंट अमाइनो एसिड है तो उनके बीच की जो पीच की दूरी होती है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो देयर आर टू रेसिड्यूज पर रिपीट यूनिट विच गिव द बीटा शीट ए 7 एंगस्ट्रॉम पिच। आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। This is a bonding of anti-pellar or pellar strand. The difference between the alpha helix and the beta plated, alpha helix सिंपल है आपका, फोल्डिंग है, और ये भी आपका सिंपल है बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड, बट इसमें जो चैन है वो 2 है। चैन एक ही है लेकिन वो बीच से मूव हो गई, इसी कारण उसकी दो स्ट्रक्चर बन गए जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो डिफरेंस यही है कि इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और दोनों में जो रेसिड्यूज होते हैं आर ग्रुप होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होते हैं। क्लियर हो गया आपको सब। देन हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर मतलब कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने देखा था कि सिंगल था, 2 डायमेंशन था, अब जो 3 डायमेंशन है मतलब कि 3D व्यू होता है। द कॉमन फीचर ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर रिवील मच अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन। जो भी प्रोटीन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानकारी होती है, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसका ओरिजिन कैसा होता है, वो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के स्टडी के बारे में करने के बाद ही पता लगा सकते हैं। और जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो भी डिपेंड करता है कि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है। इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड प्रोटीन इज लॉस इज एक्टिविटी। अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि डोमेन्स है, रिपीट्स है, जिंक फिंगर्स हैं। डोमेन्स आप जैसे कि डोमेन्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फोल्डिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन, एवरेज साइज अबाउट 150 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, लोअर लिमिट 50 रेसिड्यूज। मतलब कि इसमें जो फोल्डिंग होता है, जहाँ पर फोल्डिंग होती है उसमें कुछ अमाइनो एसिड के रेसिड्यू होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शन में, एक फंक्शन के लिए, वो होते हैं डोमेन्स कहलाते हैं। उनकी जो संख्या होती है वो 150 से लेकर 50 से लेकर 150 तक अमाइनो एसिड इसमें हो सकते हैं। रिपीट्स होते हैं जो होते हैं कंपोज ऑफ फ्यू सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टेबलाइज बाय इंटरेक्शन बिटवीन रिपीट्स कैन फॉर्म बाय लार्जर स्ट्रक्चर। जिंक फिंगर सेवरल टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय फाउंड आयन जिंक आयन EF हैंड्स। स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय द बॉन्ड कैल्शियम LR डोमेन। ये आपके कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। देन हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट ऑफ अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट इज कॉल्ड एज अ
क्वाटरनी स्ट्रक्चर, जो आपके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट, कैसे वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट उसको मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स बोलते हैं। उनका अरेंजमेंट ही कहलाता है आपका क्वाटरनी स्ट्रक्चर। सब यूनिट टिपिकली एसोसिएटेड बाय नॉट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जो सब यूनिट होते हैं वो आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कॉन्टैक्ट रीजन बिटवीन 2 सब यूनिट रिसेंबल्स द इंटायर ऑफ द सिंगल सब यूनिट प्रोटीन। जो आपके सब यूनिट होते हैं जो जुड़े रहते हैं वो सब मिलकर एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वही आपका क्वाटरनी स्ट्रक्चर होता है। इसके कुछ स्पेशल फंक्शन है या फिर बेनिफिट्स हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर के, जैसे कि ईजियर टू सिंथेसाइज मल्टीपल स्मॉलर सब यूनिट देन अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री फ्रॉम ईयर। मतलब कि जो क्वाटरनी स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, तो दैट easy to synthesize a small subunit compared to a large subunit. Second होता है कि a subunit with error can more easily replaced than a single large polypeptide more efficiently. अगर कुछ इसमें पॉलीपेप्टाइड में कुछ एरर आ जाए तो हम सब यूनिट्स को आसानी से इसमें से मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल होते हैं उसमें से हम आसानी से एरर को रिमूव कर सकते हैं। कंपेयर टू एक लार्ज सब यूनिट से एक सिंगल लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन से एरर को मूव करना मोर डिफिकल्ट देन स्मॉल सब यूनिट से। ये इसके क्वाटरनी स्ट्रक्चर के कुछ बेनिफिट्स थे। दिस इज द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। एक ओलिगोमेरिक प्रोटीन है, ईच और 4 सब यूनिट है, अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 2 बीटा 1 और बीटा 2 इन डिफरेंट कलर, और जो बीच में आपका रेड कलर दिख रहा है दैट इज़ हीम। यहाँ तक हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम जो पढ़ेंगे वो एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अभी आज हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड अमाइनो प्रोटीन स्ट्रक्चर का एनालिसिस। तो इसमें आपके 3 मेथड है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताएंगे। वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हमें एनालिसिस ऑफ प्रोटीन करने की वाई डू वी एनालाइज प्रोटीन, एनालाइज करने की हमको प्रोटीन की आवश्यकता क्यों हुई। फर्स्ट, प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन नियरली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। दिस मे फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर रिजल्ट ऑफ अ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इनटू मैनी 3D स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारा बायोलॉजिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल करता है, और उसका जो फोल्डिंग होता है वो इस 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। प्रोटीन एनालिसिस ट्राइज टू एक्सप्लोर हाउ अमाइनो एसिड सीक्वेंस especially the structure of protein and how this protein binds to substrate and other molecules to perform their function. एनालिसिस से हमें पता चलता है कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड में कौन से रेसिड्यूज में प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें फोल्डिंग कैसे है, और वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होने पर उनका फंक्शन क्या हो, उनकी फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में हम प्रोटीन एनालिसिस से पता कर सकते हैं। अलाउ टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन बेस्ड एन स्ट्रक्चर। पहले है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो है एक्सरे एंड द क्रिस्टल। जो भी आपको मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स हम यूज़ करते हैं किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम within crystal in which a beam of X-ray strikes a crystal and causes the beam of light to spread into many specific direction। मतलब कि हम डिटरमाइन करते हैं कि एटम जो है जो मॉलिक्यूल्स है जो कि क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स हैं उनका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, वो कैसे अरेंजमेंट है, उसको हम पता कर चलते हैं। जिसमें 2 चीज़ें की इम्पोर्टेंस होती है। पहला चीज़ होता है कि जो एटम्स है वो विद इन क्रिस्टल, मतलब कि हम क्रिस्टल में एक्सरे बीम स्ट्रिक्स ऑन अ क्रिस्टल एंड कॉजेज अ बीम ऑफ लाइट टू स्प्रेड इनटू मैनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब कि एक सॉलिड मटेरियल है, एक सॉलिड पार्ट है क्रिस्टल, जिसकी हम एक्सरे बीम स्ट्रिक करते हैं जिससे कि हमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन मिलते हैं। उसको हम काउंट करते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जो यूज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में रहना चाहिए, और सेकंड है कि हमें एक्सरे बीम का यूज़ करना है। क्रिस्टल फॉर्म में यूज़ होने का मतलब
क्रिस्टल फॉर्म में करने का मतलब यही है कि अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा तो इसके बॉन्ड्स जो रहते हैं बार बार मूव करते रहेंगे। सॉल्यूशन जो है मूवेबल रहेगा तो उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो बार बार इधर उधर मूव करते हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता नहीं कर पाते। इसीलिए हम जो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम पहले क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करते हैं, देन हम यूज़ करते हैं एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। From the angle and intensity of this diffraction beam, a crystallographer can produce a three-dimensional picture of the density of electron within crystal. जो भी क्रिस्टलोग्राफर होता है, जो भी डिटेक्शन होता है, उसमें जो डिटेक्शन होने के बाद उसको हम रीड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है उसके आपके प्रोटीन का। X-ray has a wavelength similar to size of the atom. They are useful to explore within crystal. हम यहाँ पे एक्सरे रेस का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सरे रेस का यूज़ करने के पीछे कारण यही होता है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो सेम एज होता है जो साइज़ ऑफ द एटम। जो दो एटम जो होता है उसमें जो बीच की दूरी होती है, उनके जो बीच की दूरी सेम है एक्सरे बीम। इसलिए एक्सरे बीम होता है वो हम 0.1 से लेकर 0.2 nm तब उसके nm वेवलेंथ होता है जो सेम एज एटम का जो साइज़ के एटम के बराबर होती है। इसलिए हम एक्सरे रेस का इसमें यूज़ करते हैं। ये आपका पूरा आपका वो है इंस्ट्रूमेंट है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पेपर में इसका डिटेल में पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं और इसमें कैसे क्या स्टेप्स बाय स्टेप्स है। मैं यहाँ पे आप केवल एक टेक्निक बता रही हूँ कि इस टेक्निक से हम 3D स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सोर्स होता है जहाँ से हम उसको एक्सरे प्रोवाइड करते हैं। एक बार एक्सरे फिल्म होती है जहाँ पे जो आपकी लाइट होती है वो जाती है, फिर वहाँ से एक सिंगल ऑफ लाइट जो है वो पास होती है, पास होकर हो जाती है क्रिस्टल में। क्रिस्टल जो होता है एक गोनियोमीटर के ऊपर रखा होता है। गोनियोमीटर मतलब कि एक जो होता है रोटेटिंग डिस्क होता है जिसके ऊपर क्रिस्टल रखा होता है और क्रिस्टल कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, क्योंकि गोनियोमीटर जो है मूव करता रहता है। तो जो क्रिस्टल है जो इस एक्सरे बीम जो होती है, जो यहाँ पे एक लाइट पास होगी वो सिंगल लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी, तो एक्सरे लाइट जो पास होगी वो क्रिस्टल के हर एक पार्ट से होगी, हर एक पार्ट से जाएगी और डिफ्लेक्शन पैटर्न जो आपको एक डिटेक्टर में प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटर एक्सरे बीम फोर्स डाउन क्रिस्टल, जो यहाँ से सोर्स से रोटेटिंग एनर्जी लिखा हुआ है उस सोर्स से हमने इलेक्ट्रॉन रेज दिया ऑन अ क्रिस्टल। एटम विद इन द क्रिस्टल डिफ्लेक्ट ऑन अ बीम। एटम विथ जो क्रिस्टल में जो एटम प्रेजेंट है उसमें जो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। इस टाइप ऑफ क्रिस्टल गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेक्शन पैटर्न दैन गिव बी रिकॉर्डेड एंड यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं डिटेक्टर में कुछ पॉइंट छोटे कुछ पॉइंट बड़े या कुछ डार्क कुछ लाइट है, वो डिपेंड्स ऑन जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग डिफ्रेक्शन पैटर्न उसमें प्रोड्यूस होगा। कुछ लार्ज होंगे कुछ स्मॉलर होंगे। जो लार्ज है मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है और जहाँ पे स्मॉल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो उसके बाद उसके हम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेंगे कि उसका कैसा डिफ्लेक्शन पैटर्न है ईच प्रोटीन का और ईच एटम का। उसके बाद ईच एटम के डिफ्लेक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड करने के बाद स्टडी करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि वो कैसे उसमें स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि वो डिपेंड्स करता है कि साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रोटीन एटम का और एटम के बाद प्रोटीन का। द मोर कॉम्प्लेक्स द सैंपल द मोर रिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ द फॉर्म। जो आपको होते हैं किस पैरामीटर जो क्रिस्टल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि होता है कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, टेम्परेचर, बफर, प्रोटीन कितना प्योर है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसका, और उसमें हेट्रोजेनेसिटी और हेट्रोजेनेसिटी कैसी है, वो सीक्वेंस मैक्रो है कि मैक्रो कन्फर्मेशन चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डिफ्रेक्शन पैटर्न कितना अच्छा आ रहा है। इस मेथड से हम इस 3D स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका NMR। नाम से ही पता है आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब कि यूज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टू प्रोडक्ट डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप in a protein in a solution, calculate possible structure using this distance। मतलब हम इसमें एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्स का यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट करता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप इन प्रोटीन इन अ सॉल्यूशन। प्रोटीन ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन के बीच जो magnetic resonance to product distance between different functional group in a protein in a solution, calculate possible structure using this distance।
जो आपके जो प्रोटीन होता है, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स होता है, वो इस प्रोटीन एक सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, और सॉल्यूशन फॉर्म में रहने के बाद उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस के अकॉर्डिंग उसके फंक्शनल ग्रुप में क्या कितना डिफरेंस है, वो उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, NMR के थ्रू। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द थ्योरी बिहाइंड, इसके पीछे प्रिंसिपल ये है, द थ्योरी बिहाइंड NMR comes from the spinning of the nucleus and it generate a magnetic field without an external applied magnetic field. The nuclear spin are random in direction. जैसे कि हम पता ही है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो कंटिन्यूसली उसमें मूवमेंट होते रहते हैं। तो जो मूवमेंट होने का, स्पिनिंग होने का, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसके कारण वो न्यूक्लियर स्पिन इन रैंडम डायरेक्शन, इसलिए जो इसमें स्पिन होता रहता है, न्यूक्लियर कंटिन्यूस स्पिन होते रहता है, और रैंडम डायरेक्शन में स्पिन होते रहता है विदाउट किन्नी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। बट व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अगेंस्ट देम आइदर विथ और अगेंस्ट द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। तो जब उसमें कोई भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं जो न्यूक्लियस के अंगेज, तो जो होता है न्यूक्लियस उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेजोनेंस करता है, वो सेट करता है। इफ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड एनर्जी ट्रांसफर इट पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो उसमें जो होगा वो अपने जो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड में चला जाएगा कि उसको उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को अरेंज करना है। व्हेन द स्पिन रिटर्न, जैसे ही हमने स्पिन रिटर्न टू इट ग्राउंड स्टेट, the absorbent radio frequency and energy is emitted at the same frequency level. तो फिर जैसे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गया, उसके बाद जैसे वो ग्राउंड से फिर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया, तो फिर से वो कहाँ पर आ गया, आपके ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो जो इनके बीच में डिफरेंसेस है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है कि वो कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड से फिर कैसे ग्राउंड स्टेट में आया। तो उसमें वो अपने कुछ एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज एमिटेड इन द सेम फ्रिक्वेंसी लेवल। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वो एमिट करते हैं, उससे ही हम एक पैटर्न के थ्रू, डिफ्रेक्शन पैटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमें बोलती उसे कहते हैं हम NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंजर्व न्यूक्लियस। द एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वो एमिट कर रहे हैं ड्यूरिंग द मैग्नेटिक फील्ड में जब देने से और नहीं देने से, जो उसमें न्यूक्लियर फ्रिक्वेंसी जो हो रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो एमिट हो रही है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं साइन दैट गिव्स NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंजर्व न्यूक्लियस। NMR स्पेक्ट्रम गिव सेट ऑफ पिक्स, उसमें हमको डिफरेंट पिक्स मिलते हैं that correspond to the interaction between pair of atom। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमको पिक्स मिलते हैं, वो इंडक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ द जो एटम्स होते हैं, वो उसमें स्पिनिंग के दौरान जो उसमें चेंजेस होते हैं, वो ही उसका जो स्पिनिंग के दौरान जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं एटम में, वही हमको पिक्स के फॉर्म में मिलते हैं। दिस वन कैन कैलकुलेट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। और पिक्स के अकॉर्डिंगली हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा है। एडवांटेज है कि इसमें डन विद प्रोटीन इन सॉल्यूशन, इसमें हम क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं होती। स्टिल रिक्वायर हाई प्रोटीन कंसनट्रेशन, प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है कि कन्फर्मेशन हेट्रोजेनिसिटी, प्रोटीन मूव करता है। NMR result usually yield is 20 close सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। जो हमको क्लोज बता सकते हैं कि कितने टाइप के क्लोज इसकी जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन वो उसके आइडेंटिकल बट नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बता पाता। डिसएडवांटेज है कैन नॉट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज प्रोटीन अप टू 30 किलो डाल्टन। देन थर्ड मेथड जो है वो है स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscope is a technique to understand the 3D structure of the protein. To understand how biological systems work from the biochemical to the cellular scale, it is necessary to determine how molecules or organelles assemble in 3D into their functional form. कैसे वो बायोलॉजिकल फंक्शन में सेलुलर स्केल पर काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे एंड नेसेसरी डिटरमाइन हाउ मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स असेंबल इन 3D इनटू देयर फंक्शनल फॉर्म, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। EM allow the direct visualization and 3D reconstruction
of individual purified molecules or complex of molecular mass greater than 10,000 kilodalton, provided that they are thin enough to transmit the electron beam. इसमें हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में विजुलाइजेशन कर सकते हैं. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रेटर देन 300 किलोडाल्टन के मॉलिक्यूल्स हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं. और प्रोवाइड दैट दे आर थिन इनफ ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब 1 म्यूम के तक हम इसमें इलेक्ट्रॉन का बीम का इल्यूजन कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन इज द रिकॉर्डेड इमेज अराइजेज फ्रॉम द इलास्टिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द स्पेसिमेन. जो हमें इमेज मिलेगी वो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच, उनके एटम्स के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका इमेज हमको मिलेगा. तो जो इट कैन बी डिफाइन एज अ प्रोजेक्टर कॉम्बो पोटेंशियल ऑफ सैंपल और सिंपली एज अ 2D प्रोजेक्टर. 2D प्रोजेक्टर के थ्रू हम उसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं अलॉन्ग बीम डायरेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन डेंसिटी. ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. डेवलप्ड इन 1930 टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. जो लाइट माइक्रोस्कोप के जो लिमिटेशन थे कि इसमें कुछ इतना इमेज मिल सकता है, उसको उसकी जगह ओवरकम करने के लिए जो आया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. पोटेंशियल रिजॉल्व 1 एंगस्ट्रॉम पॉसिबल, जो रेजोल्यूशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम तक पॉसिबल है. अलाउड टू कंस्ट्रक्ट 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम अ 2D प्रोजेक्टर, जो अलाउड टू रिकन्स्ट्रक्ट 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम द 2D प्रोजेक्टर. 2D प्रोजेक्टर में हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, एक एनोड होता है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंडेंसर लेंस है, स्पेसिमेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस है, प्रोजेक्टर लेंस है एंड वीविंग स्क्रीन है. तो टंगस्टन फिल्म में जहाँ पे बीम ऑफ लाइट प्रेजेंट है. एनोड है, जो एनोड होता है वो जो रहता है आपके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हाई मूव कर सके. देन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडेंसर लेंस उसको कंडेंस करता है ताकि वो एक सिंगल डायरेक्शन में जाए और जो हमारे स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जाके वो डिफरेंट मतलब जाके यहाँ पे वो स्ट्रिक करें. देन फिर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है जो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैग्नीफाई कर देता है, जो आपके जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देगा. देन प्रोजेक्टर लेंस अगर उसको उस जो मैग्नीफाई स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा 2D स्ट्रक्चर में मैग्नीफाई करके हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. मेथड फॉर डिटरमाइनिंग, ये डिफरेंट 3 मेथड्स जो आपने हमने पढ़ा है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, NMR, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो हम 3 मेथड पढ़े उनके ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि एक टेबल में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है. तो इसमें एडवांटेज एक्सरे में यही कि हाई रिजोल्यूशन होता है, बट हमको इसमें चाहिए रहता है क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए होता है. बायोमोलिक्यूल्स हमको क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए होता है. NMR का एडवांटेज है कि क्रिस्टल फॉर्म में हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती. इन सॉल्यूशन हम कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन सॉल्यूशन में कर सकते हैं. लेकिन डिसएडवांटेज है कि हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की हमको इसमें रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कंसनट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी हमको वो रिजल्ट हमको मिल पाएगा. 1 मिलीमोलर एट लिस्ट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है एडवांटेज है कि नो 3D क्रिस्टल नीडेड, इसमें भी क्रिस्टल की हमको आवश्यकता नहीं होती. डिसएडवांटेज है कि लार्ज रेडिएशन डैमेज नीड 2D क्रिस्टल और लार्ज कॉम्प्लेक्सेस. जो आपका रेडिएशन होता है कभी कभी क्रिस्टल या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी डैमेज करने के वो चांसेस रहते हैं. ये आपका रेफरेंसेस हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.